Hello students, so till now we have studied about antibodies, how they work and what are the types of antibodies. After that we studied about immunization, vaccination, active immunity, passive immunity, and today we are going to talk about allergies. Okay, so allergies जो हैं exactly allergies क्या होती हैं? तो ठीक है, देखिए आप किसी भी नई जगह पे जाते हैं, नई जगह पे जब आप जाते हैं तो अचानक से कई बार आपको छींक आती है ना। आपको छींकें बहुत तेज़ आने लगती हैं। जैसे ही आप उस जगह से थोड़ा सा दूर जाते हो तो आपकी छींकें बंद हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस जगह पे कुछ ऐसे सब्सटेंसेस थे जिसके लिए आपकी बॉडी सेंसिटिव थी। अगर 10 लोग जाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि 10 के 10 लोगों को वहाँ एलर्जी होगी। हो सकता है कि 10 में से किसी एक को ही एलर्जी हो। ठीक है, 10 में से सिर्फ किसी एक को एलर्जी हो, क्योंकि सिर्फ एक वही इंसान उन पार्टिकल्स के लिए सेंसिटिव होगा और उसका जो बॉडी है वो बहुत ही ज़्यादा तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा और उस तरह का बॉडी का जो रिस्पॉन्स आता है उसी को हम एलर्जी कह देते हैं। तो सी, when you have gone to a new place and suddenly you started sneezing एंड wheezing for no explained reason, मतलब बिना किसी कारण के आपको छींकें आने लगती हैं और बाकी के सिम्टम्स आने लगते हैं। और जैसे ही आप दूर जाते हैं, when you went away your symptoms disappeared, आपके सिम्टम्स एकदम गायब हो जाते हैं। Did this happen to you? क्या ऐसा आपके साथ हुआ है? कोई यस बोलेगा, कोई नो बोलेगा। तो देखिए, some of us are sensitive to some particles in the environment. हम में से कुछ जो होते हैं वो environment में पाए जाने वाले कुछ particles के लिए बहुत ही sensitive होते हैं। अब ज़रूरी नहीं है, अगर मैं किसी particle के लिए sensitive हूँ, ज़रूरी नहीं है कोई दूसरा भी उसी particle के लिए sensitive हो, या कोई दूसरा किसी पार्टिकल के लिए सेंसिटिव है तो मैं उस पार्टिकल के लिए सेंसिटिव हूँ। सबका जो सेंसिटिविटी होती है वो अलग अलग होती है। कुछ लोगों को दूध नहीं पसंद होता, जैसे उनको दूध से एलर्जी है। कुछ लोगों को कोई स्पेसिफिक दाल खाने से एलर्जी है, कुछ लोगों को डस्ट से एलर्जी होती है। ठीक, द अबव मेंशन्ड रिएक्शंस कुड बी बिकॉज ऑफ एलर्जी ऑफ पॉलन, माइट्स एटसेट्रा विच आर डिफरेंट इन डिफरेंट प्लेसेस। तो जैसे कि बोल रहे हैं ना, किसी नई जगह जाओगे, छींकें आने लगेंगी, ये सब होगा, बाकी के सिम्टम्स थोड़े बहुत आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो होंगे, ये छींक आना, ये सब चीज़ होना, ये यूजुअली पॉलन की एलर्जी से होता है या माइट्स की एलर्जी से होता है। ठीक है, और पॉलन और माइट्स जो हैं वो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से होते हैं। ठीक है, वीजिंग का मतलब ओवरऑल आता है कि आप जो आप सांस लेते हैं तो उसमें कुछ आवाज़ सी आती है ना, और छाती में भी आपको कुछ मतलब चेस्ट में भी थोड़ा प्रॉब्लम सा फील होता है। ठीक, जैसे समझते हो ना, कई बार सांस सही से नहीं आती है तो नाक से ना आवाज़ आती है, एक सांस आने की वीज की आवाज़ आती है। ठीक है, तो देखिए, the exaggerated response of immune system to certain antigens present in the environment is called allergy. तो इम्यून सिस्टम का बहुत ही एग्जाजरेटेड रिस्पॉन्स कुछ एंटीजेंस के लिए, उसी को हम क्या कहते हैं? एलर्जी कहते हैं। हमारे इम्यून सिस्टम का कुछ सर्टेन एंटीजन के लिए एग्जाजरेटेड रिस्पॉन्स क्या कहलाता है? एलर्जी कहलाता है। और ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे सर्टेन एंटीजेंस जिनके लिए ये रिस्पॉन्स होता है, उनको हम एलर्जेंस कहते हैं। ठीक है, सो द सब्सटेंसेस टू विच सच एन इम्यून रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस्ड आर कॉल्ड एलर्जेंस। ठीक है, ऐसा रिस्पॉन्स जिन भी सब्सटेंसेस के लिए आएगा, इस तरह से हमारा इम्यून जो रिस्पॉन्स होगा किसी भी सब्सटेंस के लिए होगा, तो वो सब्सटेंस हमारे लिए एलर्जन होगा। तो कौन सी एंटीबॉडी रिस्पॉन्सिबल है? द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड टू दीज आर IgE टाइप। एलर्जी के लिए IgE एंटीबॉडी रिस्पॉन्सिबल होती है। कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ एलर्जेंस आर माइट्स इन डस्ट,
पॉलन्स एंड एनिमल डैंडर। एनिमल डैंडर मतलब वही जो जिस तरह से आप कहते हैं ना कि डैंड्रफ हो गया है बालों में, डैंडर जो जानवरों की स्किन निकल रही होती है ना, तो वो मतलब उनका क्या होता है, एनिमल डैंडर होता है। माइट्स समझते हैं ना आप, माइट्स क्या होता है कि नहीं समझते? माइट्स क्या होता है, मतलब केकड़, केकड़ उनको ऐसे इस तरह से कहा जाता है, ठीक है। मतलब थोड़ी छोटी 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 जो हैं वो ऑर्गेनिज्म होते हैं डस्ट में, जो कि एलर्जन की तरह काम करते हैं, इसलिए डस्ट से बहुत से लोगों को एलर्जी होती है। सिम्टम्स क्या आते हैं एलर्जी के, कौन कौन से सिम्टम्स है एलर्जी के? एक आपने बहुत कॉमन अभी पढ़ा, बहुत कॉमन सा आपने सिम्टम्स क्या पढ़ा? स्नीजिंग, वाटरी आइज, रनिंग नोज एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। तो एलर्जिक रिएक्शन होगा तो आपको छींक आ सकती है, आपकी आंखें ऐसे भरी हुई हो सकती हैं, नाक से पानी बह सकता है, आपको सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। ये जो एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं ना, एग्जैक्टली ये किस वजह से होते हैं? एलर्जी इज ड्यू टू द रिलीज ऑफ केमिकल्स लाइक हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन, ये याद रखिएगा, फ्रॉम द मास्ट सेल्स। तो एलर्जिक रिएक्शन एग्जैक्टली कौन से केमिकल की वजह से होता है? हिस्टामिन और सीरोटोनिन कहाँ से रिलीज होते हैं? मास्ट सेल्स से रिलीज होते हैं हिस्टामिन और सीरोटोनिन, और आपको एलर्जी काउज करते हैं, ठीक। अब किसी भी अगर पेशेंट का देखना है कि ये किसके लिए एलर्जिक है, एक पर्टिकुलर पर्सन को क्या एलर्जी है, डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपके सिम्टम्स के बेसिस से कोशिश करेंगे जानने की कि आपको क्या क्या सिम्टम्स हैं, फिर जो भी पॉसिबल एलर्जेंस होंगे वो आपकी बॉडी में डाल दिए जाएंगे। थोड़ा थोड़ा डोज उन मतलब थोड़ा सा डोज जो है एक एलर्जन का पहले डाला जाएगा, फिर उसके रिस्पॉन्स में आपकी बॉडी जो है क्या रिएक्शंस करती है, आपकी बॉडी किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है, वो सब कुछ चेक किया जाएगा, और फिर डॉक्टर पॉसिबली बता पाएंगे कि कौन से मॉलिक्यूल, केमिकल, पैथोजन की वजह से आपको एलर्जी है, ठीक है। सो फॉर डिटरमाइनिंग द काउज ऑफ एलर्जी द पेशेंट इज एक्सपोज्ड टू or injected with very small doses of possible allergen and reaction is studied। तो पेशेंट को एक्सपोज किया जाता है कुछ स्पेसिफिक एलर्जेंस के लिए, और उनको इंजेक्ट भी किए जाते हैं कुछ स्पेसिफिक एलर्जेंस, ठीक है, जिसके रिस्पांस पे बॉडी का जो है वो रिस्पांस देखा जाता है, फिर बॉडी का जो भी रिस्पांस रहेगा वो स्टडी करते हैं डॉक्टर, ठीक। तो कौन सी ड्रग्स का यूज़ किया जाता है अगर एलर्जी से ठीक होना है? तो देखिए हिस्टामिन जो है वो एलर्जी काउज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हम एंटी हिस्टामिन का यूज़ करेंगे, ठीक। उसके साथ ही एड्रेनलिन एंड स्टेरॉइड्स क्विकली रिड्यूस द सिम्टम्स ऑफ एलर्जी। तो एंटी हिस्टामिन लीजिए, एड्रेनल लीजिए एंड स्टेरॉइड लीजिए, ये एकदम से जो एलर्जी के सिम्टम्स होंगे उसको रिड्यूस कर देंगे। एंड रिमेंबर कि ये एनसीईआरटी है तो आपको याद रखनी है हर एक लाइन। अब आज के टाइम में हम देखते हैं तो लोगों की इम्यूनिटी कम हो गई है, ठीक, उनको ज़्यादा सेंसिटिविटी है एलर्जन से। क्यों? ज़्यादातर मेट्रो सिटीज़ में जो बच्चे होते हैं वो छोटी उम्र में भी बहुत सारी एलर्जीज उनको होती हैं, एस्थमा जैसी डिजीज़ उनको हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि जब वो बहुत छोटे होते हैं बचपन में बच्चों को एक्स्ट्रा केयर के साथ रखा जाता है। पहले के टाइम में लोग रफ एंड टफ होते थे, बाहर की इन्वायरमेंटल कंडीशंस को टॉलरेट कर सकते थे, क्योंकि वो बचपन से थोड़ा थोड़ा एलर्जेंस के लिए उनका एक्सपोजर होता है। अब माँ बाप अपने बच्चों को इतना प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में रखते हैं कि वो किसी एलर्जन के लिए उतना एक्सपोज नहीं है, फिर जैसे ही अचानक वो बाहर जाते हैं तो एकदम उनको कुछ ना कुछ एलर्जी हो जाती है। इसीलिए खुद को रफ एंड टफ बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। समाव देखिए, मॉडर्न डे लाइफ स्टाइल हैज़ रिजल्टेड इन लोअरिंग ऑफ इम्यूनिटी। आज का टाइम जो है उससे हमारी इम्यूनिटी लो हो गई है, एंड मोर सेंसिटिविटी टू एलर्जेंस, ठीक, ज़्यादा हम सेंसिटिव हो गए हैं एलर्जेंस के लिए। More and more children in metro cities of India suffer from allergies and asthma due to sensitive environment
सेंसिटिविटी टू द एनवायरनमेंट। तो भारत में जो खास तौर पे मेट्रो सिटीज़ हैं तो वहाँ पे जो बच्चे हैं उनको बहुत सारी एलर्जीज हैं, एस्थमा है, क्योंकि एनवायरनमेंट के लिए वो बहुत सेंसिटिव हैं। और ऐसा क्यों? दिस कुड बी बिकॉज ऑफ द प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट प्रोवाइडेड अर्ली इन लाइफ। ठीक है, तो जो पहले बचपन में उनको बहुत प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट दिया जाता है, उसकी वजह से वो उन बाकी के जो एलर्जेंस होते हैं, एलर्जन क्या मतलब, कुछ सब्सटेंसेस के लिए उनकी बॉडी एक्सपोजर नहीं मिला होता है बॉडी को, पहले अचानक से मिलता है तो एलर्जी हो जाती है। तो बहुत प्रोटेक्टेड भी होना इज़ नॉट गुड, क्योंकि बाद में बच्चे को प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम ऑटो इम्यूनिटी पे। ऑटो इम्यूनिटी का मतलब है कि हमारी जो सेल्स है ना, वो अपनी ही, हमारी बॉडी हमारी ही खुद की बॉडी को इम्यून करेगी। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप? ऑटो इम्यूनिटी का मतलब एग्जैक्टली क्या होगा? ठीक है, ऑटो इम्यूनिटी होगा कि एग्जैक्टली ये नहीं है बच्चे कि हमारी बॉडी हमें सेफ करेगी, नहीं, मिसडायरेक्ट करेगी, गलत इम्यून रिस्पॉन्स होगा। ठीक, और गलत इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से वो अपनी ही सेल को अटैक कर सकती है। ये है ऑटो इम्यूनिटी। समझ गए या नहीं समझे? ठीक है, मैम ऑटो इम्यूनिटी में ऐसा होगा? हाँ ऐसा होगा। चलिए देखिए क्या होता है। जितना भी हमारा मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, ठीक है, मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी इवॉल्व इन हायर वर्टिब्रेट्स based on the ability to differentiate foreign organism, for example pathogen, from self cell। तो आपने पहले भी पढ़ा था कि हमारी बॉडी जो है सेल्फ और नॉन सेल्फ में डिफ्रेंशिएट कर पाती है, और जो हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी है उसके लिए प्रिंसिपल आप पढ़ते हैं मेमोरी, कि हमारे पास मेमोरी सेल्स होती हैं जो याद रखती हैं, है ना। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी मेमोरी बेस्ड होती है, मेनली हायर वर्टिब्रेट्स में होती है। किस पे बेस्ड है? कि हमारा शरीर सेल्फ और नॉन सेल्फ में डिफ्रेंशिएट कर पाता है। While we still do not understand the basis of this, two corollaries of this ability have to be understood। हालांकि अब भी हमें नहीं पता है कि कैसे सेल्फ और नॉन सेल्फ को हमारा शरीर जो है पहचान पाता है, लेकिन दो स्टेटमेंट का जानना आपके लिए जरूरी है। पहला स्टेटमेंट, 1, higher vertebrates can distinguish foreign molecule as well as foreign organism। जितने भी हायर वर्टिब्रेट्स हैं वो अपनी बॉडी में एंटर होने वाले दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म को पहचान लेते हैं, दूसरे किसी मॉलिक्यूल को भी पहचान लेते हैं। ठीक, और मोस्टली जो इम्यूनोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट हैं, इम्यूनोलॉजी की हम स्टडी करते हैं, इम्यूनिटी की हम बात करते हैं, इम्यूनिटी को पढ़ना, इम्यूनिटी की स्टडी करना, किस तरह से हमें इम्यूनिटी मिलती है, इम्यून रिस्पॉन्सेस के बारे में जानना, उसी को इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। सो मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल इम्यूनोलॉजी डील्स विद दिस एस्पेक्ट। तो मैक्सिमम एक्सपेरिमेंटल इम्यूनोलॉजी जो है वो कौन से एस्पेक्ट से डील करती है? कि हमारी बॉडी सेल्फ और नॉन सेल्फ जो है सेल्स में डिफ्रेंशिएट कर पाती है, फॉरेन एंटीजेंस को, फॉरेन पार्टिकल्स को पहचान पाती है। लेकिन दूसरी बात एक और भी है। कौन सी है दूसरी बात? Sometimes due to genetic and other unknown reasons the body attacks self cells. This result in damage to body and is called autoimmune disease। समझ गए आपकी? नहीं समझे? पहला तो बोल दिया कि बॉडी सेल्फ और नॉन सेल्फ में डिफ्रेंशिएट कर पाती है, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि किसी जेनेटिक रीज़न की वजह से कुछ जेनेटिक जो है इंफॉर्मेशन गलत हो जाता है, या कोई दूसरा कोई रीज़न जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, हमारी बॉडी अपनी ही सेल्स को अटैक करना शुरू कर देती है। ठीक, अब जब हमारी बॉडी अपनी ही सेल्स को अटैक करना शुरू कर देगी तो वो बॉडी को डैमेज होगा, बॉडी डैमेज हो जाएगी। तो यही क्या हुआ? ऑटो इम्यून डिजीज, ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स, ऑटो इम्यूनिटी, जिसमें इम्यूनिटी का जो सिग्नल है वो मिसडायरेक्ट हो गया, गलत डायरेक्शन में चला गया, फॉरेन पार्टिकल के लिए नहीं अपनी ही सेल के लिए आ गया और अपनी ही सेल को ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, तो ये इसमें ऑटो इम्यूनिटी में अपनी ही बॉडी को डैमेज होता है। और ऐसा ही डिजीज है रूमेटॉइड आर्थराइटिस व्हिच अफेक्ट मैनी पीपल इन अवर सोसाइटी
इज एन ऑटो इम्यून डिजीज। आपने इस तरह के हाथ पांव जो है वो बहुत से लोगों के देखे होंगे, तो यह है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ठीक है, चलिए अब हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है हम उसके बारे में बात करते हैं कि जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है उसमें एग्जैक्टली क्या क्या है। ठीक है, हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम में एग्जैक्टली क्या क्या है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम में ठीक क्या क्या देखने को मिलेगा आपको? लिम्फोइड ऑर्गन्स। क्या देखने को मिलेंगे बच्चे? लिम्फोइड ऑर्गन्स, टिश्यूज, सेल्स एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स लाइक एंटीबॉडीज। क्या क्या मिलेगा बच्चे? लिम्फोइड ऑर्गन्स, टिश्यूज, सेल्स एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स लाइक एंटीबॉडीज। चल गया पता? ठीक है, अब ये एक एक के बारे में हम जानेंगे। मतलब लिम्फोइड ऑर्गन होंगे जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे होंगे, ठीक, टिश्यूज होंगे कुछ वो जो इम्यूनिटी देंगे, कुछ सेल्स होंगी स्पेसिफिक, और एंटीबॉडीज भी हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। एज यू हैव रेड, immune system is unique in the sense that it recognizes foreign antigen, respond to these and remember them। देखिए आपको पता है ना, आपने बहुत बार पढ़ लिया आप कि इम्यून सिस्टम का क्या यूनिक फीचर है, क्या यूनिक चीज़ है उसमें ये यूनिक चीज़ है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो फॉरेन एंटीजन को पहचानता है, उसके लिए रिस्पॉन्ड करता है और उनको याद भी रखता है। Immune system always plays an important role in allergic reactions। हमेशा इम्यून सिस्टम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एलर्जिक रिएक्शन में, ऑटो इम्यून डिजीज में एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांट में। ठीक, एलर्जिक रिएक्शन के लिए भी इम्यून सिस्टम रोल प्ले करेगा। ऑटो इम्यून डिजीज देखा ना आपने, हमारा सिस्टम गलती से अपनी ही सेल को मारने लगता है। और ऑर्गन ट्रांसप्लांट, अगर आप किसी भी एक इंसान का रैंडमली किसी दूसरे इंसान में ऑर्गन नहीं ट्रांसप्लांट कर सकते, आपको टिश्यूज मैच करने पड़ते हैं, आपको ब्लड मैच करने पड़ते हैं। तो ये हमारे इम्यून सिस्टम के इंपॉर्टेंट रोल्स हैं। ठीक है, चलिए लिम्फोइड ऑर्गन के बारे में बात करते हैं कि लिम्फोइड ऑर्गन्स जो है वो क्या करते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि लिम्फोइड ऑर्गन्स जो हैं वो हमारी इम्यून सिस्टम का एक हिस्सा है। ठीक है, तो these are the organs where origin or maturation and proliferation of lymphocytes occur। ठीक, तो ये एक ऐसे ऑर्गन होते हैं जहां पे लिम्फोसाइट्स बनते हैं, लिम्फोसाइट्स का ऑरिजिन होगा, वो मैच्योर करेंगे, अपना नंबर बढ़ाएंगे। तो बताइए लिम्फोसाइट्स कहाँ बने, लिम्फोसाइट्स का ऑरिजिन कहाँ हुआ, उनका मैचुरेशन कहाँ हुआ, उनका प्रोलिफरेशन कहाँ हुआ? लिम्फोइड ऑर्गन्स में। ठीक है, द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं वो कौन कौन से हैं? द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स आर बोन मैरो एंड थाइमस। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, जल्दी से बताइए। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन जो हैं वो कौन कौन से हैं? बोन मैरो एंड थाइमस जो हैं वो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं। क्या मतलब मैम प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन? मतलब वेयर इमेच्योर lymphocytes differentiates into antigen sensitive lymphocytes। मैम अभी भी मतलब समझ नहीं आया प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन का? पहले याद रखिए प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन से हुए? बोन मैरो एंड थाइमस जो हैं वो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन हैं। तो क्या होता है इन लिम्फोइड ऑर्गन में? इन लिम्फोइड ऑर्गन में पहले इमेच्योर लिम्फोसाइट्स होते हैं, इनमें लिम्फोसाइट्स का ऑरिजिन होता है। बोन मैरो और थाइमस में जो है वो लिम्फोसाइट्स का ऑरिजिन होता है। ठीक है जी मैम, ठीक। फिर वहीं पे ये लिम्फोसाइट्स जो हैं क्या करते हैं? डिफ्रेंशिएट होते हैं, मैच्योर होते हैं, ठीक। और मैच्योर होके क्या हो जाते हैं? एंटीजन सेंसिटिव हो जाते हैं। समझ गए ना? तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है बोन मैरो एंड थाइमस, जो कि वहां पे पहले इमेच्योर होंगे और वहीं पे प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन जो है कौन है? फिर से बोलिए, बोन मैरो एंड थाइमस। वहां पे क्या बनेगा? लिम्फोसाइट्स। और मैच्योर भी कहां होंगे लिम्फोसाइट्स? बोन मैरो एंड थाइमस में ही, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में ही।
मैचुरेशन के बाद लिम्फोसाइट्स क्या करेंगे? लिम्फोसाइट ना एंटीजन सेंसिटिव हो जाएंगे। कौन से लिम्फोसाइट? बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, ठीक है। लेकिन मैचुरेशन के बाद ये लिम्फोसाइट कहाँ जाते हैं? क्या यहीं पे रहते हैं? नहीं, मैचुरेशन के बाद बोन मैरो और थाइमस में ही नहीं रहते ये लिम्फोसाइट्स, बल्कि वहां से मूव कर जाते हैं। और जिन ऑर्गन्स में लिम्फोसाइट्स अब मूव करेंगे उनको सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन कहा जाएगा। तो आफ्टर मैचुरेशन the lymphocytes migrate to secondary lymphoid organs like spleen, lymph nodes, tonsils, paired patches of small intestine and appendix. So देखिए, primary lymphoid organ हुए बेटा bone marrow and thymus, ठीक है। और bone marrow and thymus में lymphocytes बने, वहां पे एंटीजन सेंसिटिव हुए, लेकिन मैचुरेशन के बाद लिम्फोसाइट्स जो हैं वो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में चले जाते हैं। और वो कौन कौन से हैं? स्प्लीन, लिम्फ नोड, टॉन्सिल्स, स्पेयर पैचेस और स्मॉल इंटेस्टाइन और अपेंडिक्स जो हैं वो क्या है? क्या है बताइए? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं। अब सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में क्या होता है? प्राइमरी में तो तुम्हें पता चल गया कि लिम्फोसाइट बनेंगे, मैच्योर होंगे और एंटीजन सेंसिटिव हो जाएंगे। लेकिन सेकेंडरी में क्या होता है? They provide the sites for interaction of lymphocytes with the antigen, which then proliferate to become effector cells. ठीक है? तो सेकेंडरी लिम्फोसाइट्स जो हैं वो साइट प्रोवाइड करते हैं, साइट ऑफ इंटरेक्शन प्रोवाइड करते हैं। लिम्फोसाइट जो है एंटीजन के साथ कहां जाके इंटरेक्ट करेगा? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में इंटरेक्ट करेगा। बताइए कहां इंटरेक्ट करेगा लिम्फोसाइट एंटीजन के साथ? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में इंटरेक्ट करेगा और वहीं पे वो और ज्यादा प्रोलिफरेट होते हैं और इफेक्टर सेल बन जाते हैं। मतलब सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में इंटरेक्शन के बाद जो लिम्फोसाइट है वो एंटीजन को खत्म कर देगा। ठीक है, लिम्फोइड ऑर्गन चला पता। अब जानते हैं हम बोन मैरो के बारे में। बोन मैरो इज द मेन लिम्फोइड ऑर्गन where all blood cells including lymphocytes are produced. ठीक है, तो बोन मैरो जो है बच्चे, बोन मैरो इंपॉर्टेंट लिम्फोइड ऑर्गन होता है, ठीक है। और बोन मैरो में सारी की सारी ब्लड सेल्स बनती हैं, याद रखिएगा। एरिथ्रोपोइटिक सेल्स मतलब जिनसे क्या बना है? सारी ब्लड सेल्स बनी हैं। तो कहां पे जो है एरिथ्रोपोइटिक तो मेरी रेड ब्लड सेल्स हो गया है ना। तो जितनी भी आपकी ब्लड सेल्स हैं वो कहां बनती हैं? याद रखिएगा क्वेश्चन, जितनी भी ब्लड सेल्स हैं वो कहां बनती हैं? बोन मैरो में। चाहे रेड ब्लड सेल्स हो चाहे व्हाइट ब्लड सेल्स हो। अब आपको पता है ना व्हाइट ब्लड सेल्स जो हैं, आपने पढ़ा था ना उसमें कि लिम्फोसाइट्स होते हैं, ठीक। तो अल्टीमेटली लिम्फोसाइट्स ब्लड सेल्स में ही के ही हिस्सा होंगे, ठीक। और बनेंगे कहां? बोन मैरो में लिम्फोसाइट्स बनेंगे। थाइमस में भी बनते हैं, ठीक है। अब देखिए, the thymus is a lobed organ located near the heart and beneath the breastbone. चलिए देखते हैं, ये है बोन मैरो। ये क्या है बेटा? ये है बोन मैरो जिसमें आपको कार्टिलेज नजर आ रहा है, ठीक है। और आप इस टिश्यूज है ना, यहाँ पे आपको टिश्यू देखने को मिलता है, बोन मैरो देखिए। और यहीं पे सारी की सारी ब्लड सेल्स जो हैं वो बोन मैरो में बनेगी, ठीक। थाइमस, ये है थाइमस। थाइमस कहाँ है? थाइमस एक लोब्ड ऑर्गन है जो कि हार्ट, यहीं पे क्या होता है? हार्ट भी होता है ना, जो हार्ट के पास एंड बीनीथ द ब्रेस्ट बोन, ब्रेस्ट बोन के पीछे लेकिन हार्ट के साथ प्रेजेंट होता है, याद रखिएगा। Thymus is quite large at the time of birth but keeps reducing in size with the age, and by the time puberty is attained, it reduces to a very small size. Thymus जब हम पैदा होते हैं तो बड़ा होता है, लार्ज साइज का होता है, लेकिन जैसे 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 हम बड़े हो जाते हैं, प्यूबर्टी आ जाती है, तो ये बहुत छोटे साइज का हो जाता है, ठीक। तो बोन मैरो एंड थाइमस प्रोवाइड माइक्रो एनवायरनमेंट फॉर द डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, ठीक।
तो बोन मैरो और थाइमस ही होंगे, वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे किसकी डेवलपमेंट के लिए, फॉर द डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। ठीक, थाइमस एंड बोन मैरो दोनों में ही टी लिम्फोसाइट्स बनेंगे। बनेंगे या नहीं बनेंगे? यस मैम बनेंगे। ठीक है, लग गया पता या अब नहीं लगा पता? तो चलिए, बोन मैरो में ही क्या बनते हैं, लिम्फोइड और जो ऑर्गन है वो मेल बोन मैरो ही है, सारी की सारी ब्लड सेल्स वहां बनती हैं, लिम्फोसाइट्स जो है वहीं बनते हैं बोन मैरो में, थाइमस में भी लिम्फोसाइट्स बनते हैं। थाइमस कहाँ है, प्यूबर्टी में थाइमस के साथ क्या होता है, ठीक, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, स्प्लीन, बोन मैरो और थाइमस का जान लिया हमने। स्प्लीन इज अ लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन, स्टमक के ऊपर की तरफ को, साइड की तरफ को स्प्लीन होती है। It mainly contains lymphocytes and phagocytes. तो स्प्लीन में भी क्या होगा, लिम्फोसाइट्स होंगे और फैगोसाइट्स होंगे। स्प्लीन क्या है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है, तो मेनली क्या कंटेन करती है, लिम्फोसाइट एंड फैगोसाइट। It acts as a filter of the blood by trapping blood-borne microorganisms. याद रखिएगा, स्प्लीन जो है ब्लड के लिए फिल्टर की तरह काम करती है और ब्लड में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको स्प्लीन ट्रैप कर लेती है। स्प्लीन आपको पता है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी है, ठीक है, वहां पे आरबीसी जाके पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है, इसलिए लिखा है स्प्लीन आल्सो हैज अ लार्ज रिजर्वॉयर ऑफ एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, स्प्लीन में बड़ा सा रिजर्वॉयर होता है एरिथ्रोसाइट्स के लिए। दूसरा सेकेंडरी जो लिम्फोइड ऑर्गन है क्या है, लिम्फ नोड्स। Lymph nodes are small solid structure located at different points along the lymphatic system. जैसे हमारे टॉन्सिल्स हो गए, क्या है वो, lymph nodes हैं। तो छोटे छोटे सॉलिड स्ट्रक्चर बनते हैं लिम्फैटिक सिस्टम में, जहां भी छोटे छोटे से सॉलिड स्ट्रक्चर बनते हैं उनको हम लिम्फ नोड्स कहते हैं। क्या काम होता है लिम्फ नोड्स का, तो पूरे लिम्फैटिक सिस्टम में जो है वो लिम्फ टिश्यू फ्लूइड जो है, टिश्यू फ्लूइड जो है वो सर्कुलेट करता है, लिम्फ जिसको हम कहते हैं, है ना। लिम्फ बहता है, लिम्फ फ्लूइड होता है जो कि पूरे लिम्फैटिक सिस्टम में बहता है। अब उस लिम्फैटिक सिस्टम में कोई एंटीजन है तो वो ट्रैप होते हैं लिम्फ नोड्स पे, ठीक। तो लिम्फ नोड्स सर्व्स टू ट्रैप द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और अदर एंटीजन्स व्हिच हैपन टू गेट इनटू द लिम्फ एंड टिश्यू फ्लूइड। तो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो भी एंटीजन आपको लिम्फ में मिलेंगे वो लिम्फ नोड पे ट्रैप हो जाते हैं, इसलिए कभी कभी आपको टॉन्सिल्स जो हैं स्वेल हो जाते हैं, आप बीमार भी हो जाते हैं, है ना। तो एंटीजन ट्रैप्ड इन द लिम्फ नोड्स आर रिस्पांसिबल फॉर द एक्टिवेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट देयर एंड कॉज द इम्यून रिस्पांस। तो जो भी एंटीजन लिम्फ नोड्स पे जाएंगे वहां पे ट्रैप होंगे और वो एंटीजन जो है वो इम्यून रिस्पांस को जो है वो काउज करेंगे, कैसे, एक्टिवेट करके वहां पे लिम्फ नोड्स पे जो लिम्फोसाइट्स होंगी, ठीक है, वो लिम्फोसाइट्स एंटीजन के आने पे एक्टिवेट हो जाएंगी और इम्यून रिस्पांस देंगे। समझ गए, नहीं समझ आया? तो लिम्फ में जो भी एंटीजन होगा वो ट्रैप होगा लिम्फ नोड्स पे, फिर लिम्फ नोड्स पे लिम्फोसाइट्स होंगे। आपने पढ़ा लिम्फोसाइट मैच्योर होते हैं, बनते हैं बोन मैरो और थाइमस में, लेकिन फिर सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में चले जाते हैं और लिम्फ नोड एक सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है। तो लिम्फोसाइट वहां आए हैं, एंटीजन वहां आया और लिम्फोसाइट जो है एंटीजन के लिए फिर क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा, हमारा इम्यून रिस्पॉन्स देगा। तो देखिए, देयर इज lymphoid tissue also located within the lining of major tracts, respiratory, digestive and urogenital tract। lymphoid tissue जो है वो हमारे respiratory tract में भी होता है, digestive tract में भी होता है, urogenital tract में भी होता है। तो आपने यहाँ पे क्या पढ़ा था, आपने यहाँ पे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। म्यूकस की कोटिंग होती है रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव एंड यूरोजेनिटल ट्रैक्ट में, याद है कि नहीं है। और
यहाँ पे लिम्फोइड टिश्यू भी होगा। तो जो भी अब यहाँ पे म्यूकस भी है और लिम्फोइड टिश्यू भी है, तो ऐसा लिम्फोइड टिश्यू जो इन यूरोजेनिटल, रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ एसोसिएटेड होता है, क्योंकि इनमें म्यूकस होता है, तो उसको हम बोलते हैं म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, माल्ट। म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू क्या है बेटा? जो रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव एंड यूरोजेनिटल ट्रैक्ट में होगा, उसको हम म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू कहेंगे। It constitute about 50% of lymphoid tissue in human body। और हमारी बॉडी का 50% जो लिम्फोइड टिश्यू होता है, 50% जो हमारी बॉडी में लिम्फोइड टिश्यू है वो म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू ही है। लेक्चर को एक बार मत देखना, लेक्चर को 2 बार देखना और उसके बाद एनसीईआरटी से पढ़ना, और तुम्हारी कोई भी कंफ्यूजन होगी तो फिर लाइव सेशन में बताना, सब दूर हो जाएगी। थैंक यू।